हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो आपको ये वीडियो गाइस पूरा देखना है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे, साथ में आपको उनका आंसर भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न के आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है या विकासशील है अथवा अविकसित है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं GDP प्रति व्यक्ति अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न के आंसर को आप इस तरह से लिख कर आओगे, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया? एक बार दोबारा से देख लीजिए। आप इस तरह से लिखोगे कि मानव विकास सूचकांक एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीकृत करने में उपयोग किया जाता है। जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं GDP प्रति व्यक्ति अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सार्क के उद्देश्य बताएं। तो सार्क के उद्देश्य क्या है उसको समझ लीजिए। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि सार्क क्षेत्रीय सहयोग के कार्यक्रमों को लागू करवाने के लिए संघर्ष करता रहा है। मित्र राष्ट्रों ने व्यापार को सरल बनाने के उपाय तय किए गए। इसको दक्षिण एशियाई बड़े व्यापार समझौता कहा गया। इसकी स्थापना उत्तर अमेरिकी मुख्य क्षेत्र को आदर्श मानकर की गई। बड़े व्यापार समझौता अंततः मुक्त व्यापार की व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में प्रथम कदम था। इसके बाद हम लिखेंगे कि इस संगठन का उद्देश्य है कि यदि दक्षिण एशिया में बड़े व्यापार को सही ढंग से लागू किया तो सरल व्यापार के माध्यम से 7 देशों के लोगों को लाभ होगा। इसके बाद आपको लिखना है कि सार्क का मूर्त रूप जो सामान्य नागरिक के समक्ष आता है वह है प्रत्येक मास की पहली तारीख को दूरदर्शन द्वारा प्रसारित होने वाला किसी एक सार्क देश का सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखोगे कि इसका उद्देश्य सांस्कृतिक सहयोग को प्रोत्साहन देना है। सार्क की स्थापना के पीछे बहुत अच्छे उद्देश्य तथा शुभ मंतव्य थे, परंतु दुर्भाग्यवश समय समय पर उत्पन्न होने वाले
द्विपक्षीय विवाद प्रभावी आर्थिक सहयोग के मार्ग के बाधक बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि सार्क के उद्देश्य क्या है, वो आपको बताने थे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, तो इसी तरह से आपको इसका आंसर लिख कर आना है, ज़्यादा शॉर्ट में आप नहीं लिखोगे। ठीक है, तो सार्क के उद्देश्य क्या थे यहाँ पर आपने देख लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। और गाइस, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखिए। हम इस तरह से लिखेंगे कि प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण का प्रतीक है। इससे ध्वनि, मृदा, वायु तथा जल दूषित हो जाता है। मृदा की गुणवत्ता घटने के मुख्य कारण है मृदा अपरदन, पौधों के पोषक तत्वों में कमी, मृदा में सूक्ष्म जीवों का घटना, नमी की कमी, विभिन्न हानिकारक तत्वों का संकीर्ण आदि। वायु प्रदूषण के द्वारा फेफड़ों, हृदय, स्नायु तथा परिसंचरण से संबंधित रोग होते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि नगरों तथा महानगरों में वायु प्रदूषण के कारण धूम कोहरा बनता है, वह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इसी तरह से आगे आप लिखोगे कि जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं औद्योगिक स्रोत, नगरीय स्रोत, कृषि स्रोत व सांस्कृतिक स्रोत। इसके अलावा प्राकृतिक स्रोत जैसे अपरदन, भूस्खलन, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सड़न में भी जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट, विषैली गैस, रासायनिक अपशिष्ट, अनेक भारी धातुएं, धूल जल में बहा दिए जाते हैं। ये विषैले तत्व जल के द्वारा बहकर नदियों, जलाशयों और जल के भंडार में पहुंचकर इसके जैव तंत्र को नष्ट कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण भी पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रकार है। लाउड स्पीकर, यातायात इत्यादि से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर लिखकर आएंगे कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व बताएं। तो 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व क्या है, उनको समझते हैं। आपको इस तरह से इसका आंसर देना है कि पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। इसके बाद आप लिखोगे कि 172 सरकारों के 108 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ गैर सरकारी और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पृथ्वी सम्मेलन के उद्देश्य विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए वित्तीय प्रबंध, वनों का महत्व, संस्थागत महत्व तथा सतत विकास थे। इसके बाद आप लिखोगे कि पृथ्वी सम्मेलन में सर्वसम्मति द्वारा एजेंडा 21 नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज तैयार किया गया। यह एजेंडा पारिस्थितिक विनाश एवं आर्थिक असफलता दूर करने के लिए कार्यक्रमों का उल्लेख करता है। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न क्या था कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व क्या क्या है, वो आपको बताने थे। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर लिखकर आएंगे। अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। 172 सरकारों के 108 राष्ट्र अध्यक्षों के साथ गैर सरकारी और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी इस तरह से जैसे यहाँ पर लिखा है, इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं। तो संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं, तो चलिए देखते हैं। आप इस तरह से लिख कर आओगे इस प्रश्न का आंसर कि संघीय शासन व्यवस्था मुख्य विशेषगत निम्न है। फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखोगे कि दो स्तरीय सरकार दो या अधिक स्तरों पर संचालित होती है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है कि शक्ति का वितरण अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने कर वसूले और प्रशासन संबंधी उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। सेकंड पॉइंट आप इस तरह से लिखोगे। इसी तरह से आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखना है कि संवैधानिक स्थित विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार को सुरक्षा देता है। इसके बाद आप नेक्स्ट लिखोगे कि सामान्य स्तर संविधान के मौलिक प्रावधानों को दोनों स्तर की सरकारें की सहमति से ही बदलाव हो सकता है। तो संघीय शासन की जो विशेषताएं हैं आप इस तरह से लिख कर आओगे। देखिए अगर आपको ये इस तरह से पहली लाइन नहीं लिखनी है कि संघीय शासन व्यवस्था मुख्य विशेषगत निम्न है, तो आप इस तरह से लिख के आ सकते हो कि संघीय शासन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। इसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट डालकर इस तरह से लिखोगे कि दो स्तरीय सरकार दो या अधिक स्तरों पर संचालित होती है। ठीक है। अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला प्रश्न क्या है उस अब देखिए इसी तरह से जो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न क्या है उसको समझ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि कश्मीर समस्या और समाधान पर टिप्पणी लिखें। ओके, कश्मीर समस्या और समाधान पर टिप्पणी लिखें। आप इस तरह से लिखोगे कि 1947 से ही कश्मीर पर पाकिस्तान झूठा दावा कर रहा था। इसी नीति के तहत वह पोक में अपने आतंकी संगठन चला रहा है। इन सबके पीछे धारा 370 तथा 35A थी, जिसे मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वहाँ जनजीवन सामान्य है और आतंकवाद पर भी लगाम लगी है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी भारत को अभिन्न अंग बना लिया जाए। तो प्रश्न क्या था कि कश्मीर समस्या और समाधान पर टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। सही ढंग से तैयार हो गया। देखिए दोबारा से समझ लीजिए। इस तरह से लिखना है कि 1947 से ही कश्मीर पर पाकिस्तान झूठा दावा कर रहा था। इसी नीति के तहत वह पोक में अपने आतंकी संगठन चला रहा है। इन सबके पीछे धारा 370 तथा 35A थी, जिसे मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वहाँ जनजीवन सामान्य है और आतंकवाद पर भी लगाम लगी है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी भारत को अभिन्न अंग बना लिया जाए। तो कश्मीर समस्या और इसके समाधान किस तरह से है वो आपने यहाँ पर देख ली। इस तरह से आप टिप्पणी करके आओगे बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चंद्रयान पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम इस तरह से लिखेंगे कि चंद्रयान 2 भारत की धरती से इसरो ने 8 सितंबर 2019 को लॉन्च किया, लेकिन चंद्रयान का चांद पर उतरने के समय ही लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। लेकिन ऑर्बिटर काम कर रहा है और वह डाटा भेज रहा है। इसरो यह अभियान देश और दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस अभियान की खासियत यह रही है कि इसमें 100% देसी तकनीक का प्रयोग किया गया है।
तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, इस प्रश्न का जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। अब इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो प्रश्न नंबर 8 आपका है, आप देख सकते हो कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? इसको समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये आपका। ठीक है, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से दोगे कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था के कारण लोकसभा में सदैव एक संगठित विरोधी दल का अभाव रहा है। 1969 से 1970 तक तथा 1977 से 1979 के काल को छोड़कर शेष समय में भारतीय लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष दल के नेता को मान्यता तभी मिलती है जब लोकसभा में संपूर्ण सदस्यों की संख्या का उस दल के कम से कम 10% सदस्य हों। इस आधार पर वर्तमान में 2014 से 2019 लोकसभा में किसी भी दल को इतनी सीटें नहीं मिली हैं, अतः वर्तमान में लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं है। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है? आई होप सही ढंग से इस प्रश्न के आंसर को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए, जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आपको सच में इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ स्कोर करना है ऑल सब्जेक्ट में, इसी तरह से आपको अपने पूरे के पूरे नंबर लाने हैं, तो आप तैयारी भी अपनी उसी तरह से करिए। ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम टेबल बना लीजिए और रोज़ाना अपनी स्टडी कीजिए। ठीक है, अब देखिए, ये आपका हो गया 8वां क्वेश्चन। अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, उसको भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपको कौन सा तैयार करना है। तो देखिए, जो प्रश्न नंबर अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर जो 9 है उसमें आपका क्वेश्चन क्या है, तो आप देख सकते हो 9वां प्रश्न है कि रंग भेद क्या है, इसको समझते हैं। आप इस तरह से इस प्रश्न के आंसर को लिखोगे कि प्राचीन समय से ही अफ्रीकी देशों में रंग भेद की नीति अपनाई जाती रहा है अमेरिका। इसके बाद आप लिखोगे में भी स्रोतों और अस्रोतों का विभेद रहा है। भारत में भी ब्रिटिश शासकों ने रंग भेद की नीति अपनाई थी। रंग भेद की नीति गोरे और काले नस्ल की है। वर्तमान दौर में अब किसी भी देश में रंग भेद की नीति अव्यावहारिक एवं अमानवीय है। अब कोई भी श्वेत अथवा अश्वेत शासन में आ सकता है। तो रंग भेद क्या है, इसका जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे। ठीक है, तो प्राचीन समय से ही अफ्रीकी देशों में रंग भेद की नीति अपनाई जाती रहा है। अमेरिका में भी स्रोतों और अस्रोतों का विभेद रहा है। भारत में भी ब्रिटिश शासकों ने रंग भेद की नीति अपनाई थी। रंग भेद की नीति गोरे और काले नस्ल की है। वर्तमान दौर में अब किसी भी देश में रंग भेद की नीति अव्यावहारिक एवं अमानवीय है। अब कोई भी श्वेत अथवा अश्वेत शासन में आ सकता है। तो रंग भेद की नीति क्या थी, आप इस तरह से इस प्रश्न के आंसर को लिख कर आओगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है वो क्या है उसको समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है दिया गया है कि अन्ना आंदोलन क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अन्ना आंदोलन क्या है इसको समझिए। आप इस तरह से लिखोगे कि अन्ना हजारे भारत में बदलाव के मसीहा हैं। 5 अप्रैल 2015 को इन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसमें हजारों लोग शामिल थे। इस आंदोलन में इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ तथा लोकपाल की नियुक्ति हेतु अनशन किया था। तत्कालीन केंद्रीय सरकार के आश्वासन के उपरांत यह आंदोलन तथा अनशन 9 अप्रैल 2015 को समाप्त हो गया, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी है।
इस आंदोलन को देशव्यापी जन समर्थन मिला और लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो क्वेश्चन क्या था कि अन्ना आंदोलन क्या है? ठीक है, तो आप इस प्रश्न का जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर गाइस आपने देख लिए जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो उनको यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, और गाइस अगर आपको सच में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, आपको जितने भी क्वेश्चंस हों सारे प्रश्नों के आंसर लिख कर आने हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए। उसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बनी है। गाइस अगर आपने वो नहीं देखे है तो प्लीज़ उसको आप एक बार देख लीजिए, ताकि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में आप एक भी नंबर ना छूटे, आपका पूरे के पूरे नंबर आप लेकर आओ। ओके, और गाइस इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों में एक बार इसको आप शेयर कर दीजिए, एंड वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में वीडियो पसंद आया है तो इसको आप एक लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।